सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म का सीयूईटी एक्सप्रेस का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। मार्क्स अच्छे थे, 92% के अराउंड मेरी परसेंटेज थी। मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी जो आपकी लड़ाई थी पानी और वाईफाई और एसी को लेकर के, आपको मटका मैन ऑफ ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। आप इनिशिएटिव को लेके दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट से बहुत सारे ऑर्डर्स पास करवाए पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ। जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर 30 मटके ला कर रखे और जितने स्टूडेंट थे वो वाटर कूलर का पानी छोड़ के जितने मटकों में से पानी पिया। हॉस्टल्स के लिए भी आपका कोई मैनिफेस्टो में? हॉस्टल तो बहुत बड़ी समस्या है आने वाले टाइम में। हमारा डूसू का लड़ने का ही ये सिर्फ मोटो है कि एक पावर, एक टीम ऐसी बिल्ड हो जो समस्याओं के समाधान के लिए बने। अगर डीयू की कोई समस्या नहीं होती तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर देता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीयूटी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट आए हैं, रौनक भाई हमारे साथ है। रौनक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। रौनक भाई के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो रौनक भाई अभी डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट के 2 साल में काफी सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं जो सिस्टम्स के अगेंस्ट थे, जो बच्चों के हित में थे। तो आइए हम जानते हैं कि वो सारे स्टेप्स क्या थे, आपके लिए वो सारे स्टेप्स कैसे हेल्पफुल थे, और आप भी अगर फ्यूचर में ऐसी कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपको कैसे हेल्प करेगी। सो रौनक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पहले आप थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड बताइए आप अपने बारे में। रजनीश भाई, सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म का सीयूईटी एक्सप्रेस का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपकी और आपकी पूरी टीम बहुत एक्टिव है। हर साल स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को जो है एक हेल्प की तरह जो है आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं कहूँगा भी रिलायबल प्लेटफॉर्म इस टाइम पे सबसे अच्छा सीयूईटी एक्सप्रेस आप लोग रन कर रहे हो। रही मेरी बात, तो मेरी शुरुआत एज ए स्टूडेंट नरेला से डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पहले एसजीटीवी खालसा में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के दूसरी लिस्ट में मेरा एडमिशन हो गया था। मार्क्स अच्छे थे, 92% के अराउंड मेरी परसेंटेज थी। फिर मेरे को कन्वीनियंस के उससे क्यों ज़्यादा दूर होता है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम थी कि हमारे वहाँ मेट्रो की फैसिलिटी नहीं है, जिसके लिए मैं आगे चल के भी लड़ाई लड़ूंगा अपने एरिया के अंदर। तो उसके कारणवश मेरे को अपने नियर बाय कॉलेज स्वामी श्रद्धानंद में एडमिशन लेना पड़ा। उसको देखते हुए स्वामी श्रद्धानंद में भी कई सारे हमने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए, पर क्योंकि कोविड आ गया था तो 2 साल के जो अंतराल हमारा इंटरवल था उसमें कॉलेज बंद थे, तो जो चेंजेस हम लोग लाना चाहते थे वो चेंजेस हम लोग नहीं ला पाए। उसके बाद अब लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया, तो जैसे ही लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया वैसे ही हमने मन में ठान रखी थी कि जो समस्याएं हैं, बेसिक नीड्स हैं कॉलेज के अंदर, जैसे पानी का अवेलेबिलिटी ना होना, ड्रिंकेबल पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का। दूसरी चीज़, हमने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि क्लासरूम्स में एसी नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए एसी ना होना उनकी पढ़ाई को अफेक्ट कर रहा है। क्राइटेरिया बना दिया 75% अटेंडेंस का, 67% अटेंडेंस का। अगर वो पूरी नहीं होती है तो डिटेन करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स को। मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि क्या डीयू के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो स्टूडेंट्स की परसेंटेज को जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है, अगर एक दिन में सारे स्टूडेंट्स आ जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ पूरी क्लास में बैठ नहीं पाएंगे, क्यों? नंबर ऑफ बेंचेस ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर अटेंडेंस का इन लोगों ने बनाया है पिछले 1-1.5 साल से ही, और ये कल्चर स्टार्ट हुआ है। नहीं तो पहले डीयू का जो अटेंडेंस का स्ट्रक्चर था वो काफी लिबरल था, स्टूडेंट्स इजीली जो है अटेंडेंस ले लेते थे। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप लोग स्टूडेंट्स को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हो तो वो डायरेक्टली उनकी पढ़ाई को अफेक्ट करेगा। अच्छा रिजल्ट, अच्छी एजुकेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। स्टूडेंट आएगा, पढ़ेगा, तभी आगे जाके वो कुछ कहीं भी कोचिंग ले या कैसे भी करे तो नॉलेज उसको काम आएगी। सबसे बड़ी जो आपकी लड़ाई थी वो लड़ाई थी आपकी पानी और वाईफाई और एसी को लेकर के, जिसके लिए आपको डीयू में अभी एक नया नाम भी दिया गया है, नई उपाधि भी दी गई है, आपको मटका मैन ऑफ डीयू के नाम से भी जाना जाता है। सो आपने अपने इस इनिशिएटिव के बारे में बताया, क्योंकि आप इनिशिएटिव को लेके दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत सारे ऑर्डर्स पास करवाए लॉ फैकल्टी के खिलाफ, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ। सो कैसे इतना बड़ा स्टेप लिया आपने? देखो, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ ग्रामीण इलाका एरिया दिल्ली का कहा जाता है, और उस ग्रामीण इलाके में मटके का कल्चर है। हम लोग भी मटके से पानी पीते हैं और मटके का पानी काफी स्वादिष्ट होता है। जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर 30 मटके लाकर 15 सीएलसी में, 15 LC2 उमंग भवन वाली बिल्डिंग में रखे, तो पूरी यूनिवर्सिटी ने इस बात को देखा, ऑब्जर्व किया, और जितने स्टूडेंट्स थे वो वाटर कूलर का पानी छोड़ के, बेशक मैं ये नहीं कह रहा पानी बिल्कुल ही खराब था, 1% मान लो हम कह रहे हैं कॉलेज का पानी अच्छा था, हम कॉलेज को ऊपर रख रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट्स ने मटकों में से पानी पिया। उसका रीजन ही यही है, क्यों? ग्रामीण एरिया से हम आते तो मटके के पानी में स्वाद ही अलग है, तो हमने मटके रखे हैं, और इसलिए स्टूडेंट्स ने अपने आप ही जो इस टाइटल को डेवलप किया कि भाई मटका मैन, मटका मैन। मेरे को मिलते थे स्टूडेंट तो सब मटका मैन के नाम से कहने लगे। हाई कोर्ट के इनिशिएटिव के बारे में बताया कि आपने हाई कोर्ट कैसे अप्रोच किया और हाई कोर्ट से कैसे ऑर्डर्स आपके फेवर्स में आए कॉलेज के खिलाफ। भाई हमने मटका रख लिया, जब पानी नहीं दिया
हमने प्रोटेस्ट कर ली, जब पानी नहीं दिया, हमने सारे काम कर लिए, पानी ही नहीं दे रहे, तो हाई कोर्ट तब जाना पड़ा। और हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर अब एसी भी हम लोगों को ग्रांट हुआ है, वाटर कूलर भी अब नए लग रहे हैं, LC2 में तो लग ही चुके हैं, बल्कि इनफैक्ट CLC में अभी भी रहते हैं और ये लोग लगाने लग रहे हैं। पहले ये कहते थे भाई टेंडर अलॉट नहीं हुआ, ये अलॉट नहीं हुआ, भाई हमें क्या मतलब, आपका टेंडर नहीं हो रहा अलॉट, हमने पानी मांगा है, आप पानी नहीं दे रहे हो, आप टेंडर रिलीज करते रहो, हमें उस चीज से तो फर्क नहीं पड़ता, हमें पानी तो फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराओ। तो जो हमारा हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो काफी फेवरेबल रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ऐतिहासिक पल मैं इसको कहूंगा, क्योंकि आज तक के इतिहास में 8 करोड़ रुपए सैंक्शन होना सिर्फ एक फैकल्टी को अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी मैं कहूंगा रही है इस हाईकोर्ट के केस करने के बाद। डीयू में करीबन 80 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। सो ये माना जा सकता है कि सारे कॉलेज के बच्चे कुछ ना कुछ इशू फेस करते होंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 110% इस बात में मैं श्योर हूं, हर एक कॉलेज में प्रॉब्लम है, सिवाय एक दो कॉलेजेस जैसे SRCC हो गया, वन ऑफ द मोस्ट टॉप कॉलेज है, उसमें भी कई बार शिकायत आ जाती है कि भैया एसी हमारे कॉलेज का खराब हो गया और मेंटेनेंस नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं 110% श्योर हूं कि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसको कॉलेज नजरअंदाज कर देता है, उस पर एक्शन नहीं लेता, जिसके कारण स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर वहां के बच्चे आपकी तरह स्टेप लेना चाहे, वो भी अगर हाई कोर्ट पहुंचना चाहे, तो क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए? क्योंकि ये माना जाता है कि लॉ फैकल्टी के बच्चे हैं, ये तो हमेशा लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये यूजुअली कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच के दरवाजा खटखटा देते हैं। लेकिन अगर नॉन लॉ के जो बच्चे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, अगर उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जाना है बच्चों के हित में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें क्या संदेश देंगे आप? संदेश, आज आपने मेरे मैनिफेस्टो की बात कर दी, ये मैनिफेस्टो में मेरे आने वाले टाइम में एक पॉइंट रहेगा, एक गारंटी रहेगी डीयू के स्टूडेंट्स के लिए कि हम लोग एक डीयू का फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सेल एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें जिस भी स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होगी। अब क्या हुआ, मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। बायजूस कंपनी ने एक मेरे दोस्त के 75,000 के करीब फीस फॉरफिट कर ली और रिफंड कर नहीं रहा। देखो, इशू कोई भी हो, अब उसको लीगल रेमेडी चाहिए, अब लीगल रेमेडी के लिए कॉलेज उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, स्टूडेंट लीडर्स बहुत सारे हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो हमारा ये मकसद रहेगा कि हम एक लीगल फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपनी जो है सेल की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे डूसू के थ्रू, जो स्टूडेंट्स को लीगल रेमेडी लेने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उनके लिए काम करेगा और कोई पैसा नहीं लेगा। उसमें जो हमारे तरह इंटर्न्स होंगे या जो आने वाले टाइम में बडिंग लॉयर्स हैं, वो लोग उनका केस लड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे बच्चा किसी भी कॉलेज का हो, चाहे किसी भी कॉलेज का हो, चाहे डूसू का हो, चाहे नून डूसू का हो, इनफैक्ट दिल्ली के भी किसी भी कॉलेज का हो, क्योंकि लड़ाई यहाँ सिर्फ डूसू की भी नहीं, आगे चल के लड़ाई पूरे दिल्ली की भी होने वाली। ये आपने काफी बड़ी बात कही है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि जब आपने इतना बड़ा स्टेप लिया लॉ फैकल्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और डीयू के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रेशर्स आए होंगे, बहुत सारे आपको लोगों ने बताया होगा कि यार ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ये लोग आपको एडवर्सली अफेक्ट करेंगे। तो उन सब चीजों को कैसे झेला आपने? क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ये चीज सोच रहे होंगे, स्टेप तो लेना चाह रहे होंगे, लेकिन उनके मन में डर होगा कि पता नहीं कॉलेज उनके साथ कैसा ट्रीट करेगा, उनको डिटेन कर लेगा, उन्हें बाहर कर देगा, पता नहीं क्या कर लेगा। देखो, कॉलेज की मैं तारीफ करना चाहूँगा। कॉलेज ने, जब से मैंने केस जो है कॉलेज के खिलाफ डाला है, क्योंकि अगेंस्ट ही हो गया कह सकते हो आप कॉलेज के, तो कॉलेज ने मुझे परेशान नहीं किया। इनफैक्ट जो PIC मैम है, डीन मैम है, वो लोग मेरे फेवर में ही हुए हैं, क्योंकि उन लोगों की भी समस्या थी कि भाई हमें फंड का अप्रूवल नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। तो टीचर्स आपके अगेंस्ट होने की बजाय मैंने नोटिस किया है कि आपके फेवर में गए हैं और मेरे साथ ही ऑब्जर्व हुआ है। रहेगी पार्टियों की बात कि भाई अन्य संगठन है, जैसे बहुत संगठन है पॉलिटिकल, में इस पॉडकास्ट को बनाना नहीं चाहूंगा, तो उन वो लोग जो भी साजिश करे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरिट बेस्ड एडमिशन है, मेरिट बेस्ड हम लोग एग्जाम देते हैं। कोई अभी मेरे को बीच में एग्जाम में भी एक बार चेकिंग हुई थी, माँ जी पूरा आप चेक कर लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 3 सेमेस्टर से मोर देन 55% मेरे हर सेमेस्टर में मार्क्स आ रहे हैं और इस बार भी उससे ज्यादा ही रहेंगे, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी देरी चेकिंग करो। तो ये है, पेपर में तो थोड़ा देखने को मिला, पर इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पे रिस्पॉन्स काफी मेरे फेवर में ही हो गया। चलिए, ये तो काफी अच्छी बात है। अभी CUET UG का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, अब दूसरा फेज भी खत्म होने वाला है, तो अब बच्चों को काफी सारी इश्यूज आती रहती हैं डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, अन्य सारी चीजों के रिगार्डिंग, जिसका रेमेडी इजीली यूनिवर्सिटी के साइड से नहीं मिल पाता है। उन बच्चों को क्या करना चाहिए? उन स्टूडेंट्स को ये मेरी बहुत बड़ी लड़ाई, आप सारे क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो, रियलिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब एडमिशन ग्रीवेंस को लेकर इन्होंने ईमेल एस्टेब्लिश कर रखी है, नंबर एस्टेब्लिश कर रखा है, पर उस ग्रीवेंस पे ना कोई मेल का जवाब देता है, ना ही फोन उठाते हैं ये लोग, तो सिर्फ नाम का ग्रीवेंस पोर्टल है। मैं हैरान हूँ, इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स और जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर इस मुद्दे को कोई देख ही नहीं रहा कि स्टूडेंट को जिसको ग्रीवेंस है, जिसका एडमिशन हो गया वो तो वेल एंड गुड है, पर जिसका नहीं हुआ प्रॉब्लम तो वहां है, उसको यूनिवर्सिटी कैसे टैकल कर रहा है। अगर बच्चा यूपी से आगे एडमिशन ब्रांच जा रहा है तो हो सकता है उसका काम हो जाए,
कहने का मतलब वो स्पेशली अपनी ट्रेन कराए सिर्फ यहाँ एडमिशन लेने के लिए, तो 1% ये लोग एंटरटेन कर लेते हैं, पर दूर से कोई कॉल कर रहा है ये लोग बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। तो उसके लिए भी हमारा पोर्टल एस्टेब्लिश करने का आने वाले मैनिफेस्टो में पॉइंट बिल्कुल रहेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है एकोमोडेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चे दूर से आते हैं, उनके लिए दिल्ली का जो एक्सपेंसिव ये पूरा का पूरा जो एरियाज है, खासकर नॉर्थ कैंपस के अराउंड जो एरियाज आते हैं, so उसमें रहना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो उन बच्चों को इनफैक्ट एक तो ब्रोकर का चक्कर होता है, एक इजीली उनको रूम नहीं मिलता है, सेफ्टी नहीं मिलती है लड़कियों के लिए। सो इन सब चीज़ों को कैसे लाइक आप क्या सजेस्ट करेंगे फ्रेशर्स के लिए? देखो, फ्रेशर्स को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रेप्यूटेड जो आज के टाइम पे पीजीज हैं, या आपके इनफैक्ट ब्रोकर्स ने भी आजकल अपना सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो करा है इस चीज़ को लेकर, तो उस रिलायबल सोर्सेज पे आप एक बार चेक करो। जैसे DU क्लब भी काफ़ी पीजीज के रिगार्डिंग डालता है, DU टुडे भी डालता है, तो ऐसे जो वेल नोन जो काफ़ी टाइम से चैनल चल रहे हैं, स्टूडेंट उन रिलायबल सोर्सेज पे रिसोर्सेज पे विश्वास करें। और मेरा भी आने वाले टाइम पे ये मोटो रहेगा कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें नॉन पॉलिटिकल, जो स्टूडेंट्स के लिए पीजी और फ्लैट्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलायबल तो वही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि भाई यूनिवर्सिटी उनको कुछ एकोमोडेशन के रिगार्डिंग नंबर्स कुछ डाटा शेयर कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड कुछ ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड कुछ पीजी, रजिस्टर्ड इन द सेंस एफिलेशन नहीं रखेंगे वो DU से, पर हाँ DU अपनी एक एजेंसी के थ्रू उनकी पीजीज को सिलेक्ट करके उनको विजिट करके अपनी तरफ से कंफर्म करे, तो स्टूडेंट्स उन पे विश्वास करके उनको रिसोर्सेज को यूज कर सकते। हॉस्टल्स के लिए भी आपका कोई मैनिफेस्टो में? हॉस्टल तो बहुत बड़ी समस्या है, इतने रूम खाली पड़े हैं, मतलब मैं हैरान हूँ। जुबली हॉल हो गया, जैसे गोयर हॉल हो गया, आप यकीन नहीं करोगे 50 से 100 कमरे इस टाइम पे खाली हैं। और तो क्या ज्यादा, किसी में तो 150 भी कमरे हैं। अभी जैसे पॉडकास्ट चल रहा है तो मेरे दोस्त आए हुए हैं, वो पीछे से बोल रहे हैं कि भाई 150 कमरे भी खाली हैं। तो हकीकत यही है कि ये लोग अपने सीट्स को रिजर्व रखते हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं। प्रॉब्लम ये है ना, उठाने वाला आवाज कौन है भाई? आप चलो या तो मेरे साथ, हम कितनी आवाज उठा लेंगे? या तो मैं पानी मांगू एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, मैं AC मांगू, मैं वाईफाई मांगू, मैं और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनूं, मैं हॉस्टल के लिए मैं क्या क्या करूँ? एक इकलौता बंदा क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर, वो लिमिटेड कर सकता है। और जितना मेरे से अभी तक हुआ था मेरे से हुआ। आने वाले टाइम में हमारा दूसरों का लड़ने का ही ये सिर्फ मोटो है कि एक पावर, एक टीम ऐसी बिल्ड हो जो समस्याओं के समाधान के लिए बने। अगर DU की कोई समस्या नहीं होती तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ता। समस्या ही नहीं है तो हम चुनाव क्यों लड़े? चुनाव लड़ा जाता है समस्याओं को खत्म कराने के लिए, पर उस चुनाव में आज तक मैं देखता आया हूँ कोई समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। चलिए, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव जीते और लाइक बच्चों की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करें। सो आप जब चुनाव जीत जाएंगे फिर आपसे मिलेंगे, फिर बच्चों की समस्या को लेकर हम मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।